हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। आज का हमारा एटम न्यूक्लियर का लास्ट टॉपिक होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी, फिजन, फ्यूजन और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम्स में और जेई नीट में। अब तक का जेई का एक्सपीरियंस देखा जाए थोड़े से घुमा कर आते हैं, बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में सीधे आते हैं। तो दोनों को डिस्कस करेंगे हम लोग, कैसे क्या आते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस होती क्या है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर वर्ड का मतलब न्यूक्लियस से बना है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के एक्सचेंज से कुछ प्रोटॉन निकल गए, चेंज हो गए, उनके चेंज होने से जो रिएक्शंस होते हैं उनको न्यूक्लियर रिएक्शंस। केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में एक एटम के आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके चेंज होने से जो रिएक्शन होते हैं वो केमिकल रिएक्शंस, वो अलग चीज़ है। कन्फ्यूज मत होना, न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके चेंज होने से बनती है। क्लियर है, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में होता क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर किसी एनर्जेटिक पार्टिकल की बम्बॉर्डमेंट करते हैं। एनर्जेटिक पार्टिकल मतलब हाई स्पीड का, वो पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है उससे अल्फा बीटा गामा डी होता है, वहाँ से निकल सकता है, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल जो है इनको एक्सेलरेटर से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, साइक्लोट्रॉन पढ़ा था हमने, उनसे एक्सलेट करके एक न्यूक्लियस के ऊपर टकराएंगे उसको। उससे क्या होगा, उस न्यूक्लियस की एनर्जी, जो एनर्जी है, जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। मतलब उस न्यूक्लियस से कोई दूसरा न्यूक्लियस बन जाएगा और कोई पार्टिकल निकलेगा और एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में लेफ्ट साइड में जो न्यूक्लियस है उसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, जो पार्टिकल टकराएगा उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, एनर्जेटिक पार्टिकल। जो नया न्यूक्लियस बनेगा वो डॉटर और आउटगोइंग पार्टिकल। ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस है क्या, अगर मैं बोलूं इट इज अ प्रोसेस इन विच एन एनर्जेटिक पार्टिकल, एनर्जेटिक का मतलब हाई एनर्जी का पार्टिकल, बॉम्बार्ड ऑन अ न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के ऊपर टकराएगा, ठीक है, एंड चेंजेज इट्स एनर्जी एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब इसको चेंज कर देगा, ठीक है। एंड a new nucleus and a particle is emitted। एक नया न्यूक्लियस और पार्टिकल निकलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। सबसे पहले फर्स्टली रदरफोर्ड carried out first nuclear reaction। उसने क्या किया, नाइट्रोजन लिया 714, स्टेबल न्यूक्लियस था, हीलियम लिया, अल्फा पार्टिकल समझते हो, ये भी स्टेबल था। इन दोनों को आपस में टकराया, टकराने से क्या हुआ, फ्लोरीन 7 और 2 9, 14 4 18, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये अनस्टेबल है, हाथों हाथ चेंज हो जाएगा। तो ये बन गया ऑक्सीजन 817 प्लस में हाइड्रोजन। समझ गए। तो इन दोनों के टकराने से ये अनस्टेबल बना बीच में। कुछ बुक्स में इसको शो ही नहीं करते, है ही नहीं, सीधा वो दिखा देते हैं। तो एक प्रोटॉन निकला और ये, तो इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। अगर ये पार्टिकल टकराता है इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। तो पेरेंट न्यूक्लियाई, प्रोजेक्टाइल, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। और आउटगोइंग पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं बेटा, आउटगोइंग पार्टिकल। जो बाद में निकलेगा वो आउटगोइंग पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस और प्रोजेक्टाइल, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियस, स्टेबल न्यूक्लियस। तो स्टेबल, स्टेबल, अनस्टेबल, लेकिन ध्यान ये रखना
ये प्रोजेक्टाइल कहलाता है, आउटगोइंग पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस, पेरेंट न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद इसको बोल देते हैं रिएक्टेंट और इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्लियर, ये बात भी समझ में आ गई। तो रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन ये ऐसे ऐसे होती हैं, और दूसरा इनकी जो एनर्जी होती है वो क्यू वैल्यू कहलाती है। आगे डिस्कशन, फिलहाल मैंने रिएक्शन के बारे में आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ये रिएक्शन इस टाइप से होगी। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। रिएक्शन हमारी इस टाइप से फर्स्ट होगी। इसके बाद बात आती है कि रदरफोर्ड ने बता दिया ये जो एनर्जेटिक पार्टिकल है ये कैसा है, कहाँ से आया, क्या होता है। ठीक है ना, द एनर्जेटिक पार्टिकल और प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल समझते हो ना, बताया था अभी, मे बी फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके से अल्फा, बीटा और गामा पार्टिकल निकलते हैं, वो भी प्रोजेक्टाइल पार्टिकल हो सकते हैं। और मे बी एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक्सेट्रा। एक्सेलरेटेड का मतलब एक्सेलरेटर जो होता है, जैसे साइक्लोट्रॉन हो गया, बीटाट्रॉन हो गया, वहां से एक्सेलरेट किए हुए पार्टिकल को न्यूक्लियस के ऊपर टकराते हैं। तो एनर्जेटिक पार्टिकल यहां से मिल सकता है आपको। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई। अब सबसे बड़ी बात आती है कि न्यूक्लियर रिएक्शन जब होती है तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ हमेशा ओबे होंगे। तो वो देखो, कंजर्वेशन लॉज नंबर 1, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बताऊंगा अभी आपको। दूसरा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज ऑलवेज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व है। ठीक है, तीसरा, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, बड़े लेवल पे मास और एनर्जी सेपरेटली कंजर्व है, अलग अलग। मास का कंजर्वेशन अलग है, एनर्जी का अलग। बट एटॉमिक स्केल पे जाते हैं, न्यूक्लियर स्केल पे, पार्टिकल की बात करते हैं, वहां पे ना तो अकेला मास कंजर्व है ना एनर्जी कंजर्व है, दोनों साथ कंजर्व है। कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी, अगर मास कम होता है, जैसे बाइंडिंग एनर्जी में मास डिफेक्ट आया था, मास अगर कम होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चौथा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी यूज होता है। सबसे पहली बात आती है ये 4 बेसिक लॉज। हमने अभी रिएक्शन पढ़ी, नाइट्रोजन 714 प्लस में हीलियम, इससे बना ये। ठीक है, चार्ज कंजर्व, तो इनिशियल चार्ज कितना है, 7 और 2 9। फाइनल चार्ज कितना है, 8 और 1 9, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही चार्ज नंबर है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन 14 + 4 18, 17 1 18। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब मास नंबर। मास नंबर हमेशा सेम रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि जनरली हमारे बोर्ड एग्जाम्स में रिएक्शंस आ जाते हैं, बताओ ये क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज, तो वो पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर, मास नंबर दोनों कंजर्व होंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी, अगर इसके ऊपर दूसरे न्यूमेरिकल आते हैं तो एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। और एंगुलर मोमेंटम स्पिन वगैरह के लिए ऊपर है, हमने बीटा डीके में पढ़ा था वहाँ पे। तो मेन यहाँ पे ये 2 चीज़ यूज होने वाली थी, मैंने आपको बताई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमेशा कंजर्व रहेगा।
ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा डीके ऑफ रेडियम 88-226 ये करना है। ठीक है, अल्फा डीके करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 2, बीटा नेगेटिव डीके ऑफ बिस्मथ, बीटा पॉजिटिव डीके ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ जीनोन 54-120। 4 रिएक्शंस कैरी आउट करके दिखानी है। सबसे पहले रेडियम है 88-226 अल्फा डीके, अल्फा का मतलब हीलियम निकल गया। एटॉमिक नंबर मतलब चार्ज कंजर्व है, ये 88 है 88, तो ये भी 88 ही होगा, 2 आ गया, कितना बच गया 86। ये मास नंबर है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 226, यहाँ भी 226, 4 है 222। ये किसके लिए होता है Rn। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इस टाइप से न्यूक्लियर रिएक्शंस हम कर सकते हैं, सिर्फ इनका ध्यान रख के, क्योंकि इनका सम 88 आएगा, इसका 226 आएगा। बीटा डीके, सबसे पहली बात है बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं, उसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलता है, मासलेस चार्जलेस पार्टिकल, याद आ रहा है। और वीक इंटरेक्शन विद मैटर, हाउ व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट न्यूट्रिनो, एक जनरल बोर्ड का क्वेश्चन है, बिकॉज इट इंटरेक्ट्स वीकली विद द मैटर। तो ये क्या करेंगे, बिस्मथ 83210, बीटा डीके, बीटा डीके का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, प्लस में एंटी न्यूट्रिनो साथ साथ चिपका दो, आएगा ही आएगा। अब एक निकल गया, यहाँ -1 है, ये 83 है तो यहाँ भी 83 आना चाहिए, -1 है तो 84, मास नंबर सेम। तो ये किसके लिए होता है, पोलोनियम। क्या आएगा, पोलोनियम। तो 84 - 1 83, ये पूरा का पूरा आ गया। बात समझ में आ गई। कार्बन 612, बीटा पॉजिटिव डीके पॉजिट्रॉन, इसका न्यूट्रिनो निकलता है, एक निकल गया तो क्या बचा 5 12, ये क्या होता है, बोरॉन। क्या होता है, बोरॉन। तो इस टाइप से रिएक्शन आपकी हो जाएगी। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कैप्चर, Xc54-120, इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया। याद हो तो मैंने इलेक्ट्रॉन कैप्चर का बताया था कि एक प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो एक न्यूट्रॉन निकलेगा और ये साथ में न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो तो निकलना ही निकलना है। यहाँ देखो 54 - 1 53, 120, ये होता है आयोडीन। क्या होता है बेटा, ये आयोडीन। तो इस टाइप से हमारे पास 4 रिएक्शंस हैं, इस टाइप से होंगी। ये आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मेरे ख्याल से कोई किसी टाइप की दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, कर लेंगे हम इस टाइप से, समझ में आ गया होगा। सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, चार्ज नंबर, एटॉमिक नंबर ध्यान रखना है, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मीन्स मास नंबर का ध्यान रखना है। बीटा नेगेटिव पार्टिकल है तो एंटी न्यूट्रिनो, बीटा पॉजिटिव है तो न्यूट्रिनो, सिर्फ इतना ध्यान। इलेक्ट्रॉन कैप्चर है तो भी न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है भाई, अब क्वेश्चंस आ जाते हैं। मान लो आपसे दे दें कार्बन 612, ठीक है, प्लस सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है कार्बन 612 है, इससे ये बना BYZ, मुझे नहीं पता क्या आएगा, प्लस X और प्लस न्यूट्रिनो। मान लो आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, सपोज करो आपको ये दिया हुआ है फाइंड XYZ। ये सवाल देते हैं, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है। सबसे पहले ये देखो B इज बोरॉन,
सो Z इक्वल टू 5। तो ये रिएक्शन क्या बनेगी, C612 बोरॉन 5। Z देखते हैं अभी क्या आएगा, प्लस X न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो के साथ या तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में या बीटा पॉजिटिव डिके में। तो बीटा पॉजिटिव डिके, तो बीटा पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना, पॉजिट्रॉन, सॉरी, बीटा पॉजिटिव डिके है तो पॉजिट्रॉन कहलाएगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन है, बाकी अंडरस्टूड था। यहाँ 6 है, ये 5 आ गया तो प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 किसके लिए, पॉजिट्रॉन के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ ये एज इट इज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ये एज इट इज आ जाएगा। तो आपके पास अगर देखा जाए तो x क्या है, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल पॉजिट्रॉन, y कितना है 5 और z कितना है 12। y कितना है बेटा 5 और ये कितना है 12। ठीक है, जस्ट एक हमने इक्वेशन बनाई, इस टाइप से हो सकती है, कर लेंगे सॉल्व। इसी टाइप से और देखिए, मान लो आपका क्वेश्चन आ जाए C612 प्लस में C612, ये दे दिया जाए NeA20 प्लस HeBC, ये रिएक्शन दे दें आपको। फाइंड वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। ABC की वैल्यू बताओ। तो यहां देखो He क्या होता है, हीलियम, और हीलियम है तो हीलियम क्या होता है 2,4। तो B तो आ गया 2 और C आ गया 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैं लिख सकता हूँ C612 Ne प्लस में हीलियम 2 4, यहाँ पे 6 और 6 12, नियोन A नहीं पता, ये कितना है 2, तो 12 में से 2 गए 10। अरे बोलो, ये कितना था A कितना हो गया 12 माइनस 2, ये टोटल 12 है तो यही 12 होना चाहिए, तो ये 10 आ गया। ठीक है, ये कितना था 20, ये आ गया मेरे पास, यस और नो। तो A कितना आ गया 10, तो ABC तीनों की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो इस तरह से जनरली बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर वाले बन जाते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, हम लोग कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कैसे सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं, कर सकते। जेई वाले नहीं पूछते इतने ज़्यादा, यहाँ से बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो कैसे हम बता चुके। इसके बाद बात आती है क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन होती क्या है, देखो, इन द रिएक्शन A प्लस B C प्लस D प्लस Q, Q इज द एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। जनरली एनर्जी रिलीज की बात करते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इन, एक मिनट रुक जाओ, क्यू इज द एनर्जी रिलीज कब निकली, मान लो ये रेस्ट पे, ये भी रेस्ट पे, कहाँ से आई। जनरली होता क्या है, जब इसके ऊपर कोई पार्टिकल टकराएगा या आपस में टकराएंगे तो इनका थोड़ा सा मास कम हो जाता है और वो कम होके एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आता है। तो इसके मास में से इसका मास माइनस करेंगे तो कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी और वो फाइनाइट वैल्यू डेल्टा एम मास डिफेक्ट कहलाती है और वही एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो Q इज द एनर्जी रिलीज ड्यू टू डिफरेंस इन सम ऑफ मासेज A and B and sum of masses of C and D। A B के मास का सम, उसमें से C D के मास का सम घटा दो, जो आएगा वो मास डिफेक्ट कहलाएगा
और उसकी जो एनर्जी बनेगी वो क्यू वैल्यू कहलाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यू वैल्यू ऑफ, बोलिए, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ एनर्जी। क्लियर है? मान लो हमारे पास लिथियम है 3-7, इसके ऊपर एक प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करवाई, तो हीलियम-2 प्लस में हीलियम-2 प्लस क्यू, ये रिएक्शन कैरी हो गई। इसके अंदर जो क्यू वैल्यू आती है वो 17.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। देख सकते हैं आप, सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों के मास में से इसका मास घटा दो, जो आएगा वो डेल्टा एम आएगा, उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, बाइंडिंग एनर्जी में बढ़ा था। या अगर मास डिफेक्ट एटॉमिक मास यूनिट में है यू में, तो 931.5 से सीधा मल्टीप्लाई करो, पता है ना, 1 AMU इक्वल टू 931.5, सीधा मल्टीप्लाई करते, पीछे बढ़ा था हमने। अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगा आपको मैं। तो इस टाइप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। क्यू वैल्यू क्या होती है? कुछ नहीं होता, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में एक टर्म आती है क्यू, वो एक एनर्जी है, ये अलग से कोई एनर्जी नहीं है, ये इन दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी है, ये इन दोनों की ही काइनेटिक एनर्जी है। तो Q वैल्यू इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स। कोई नई चीज़ नहीं है, अलग से कुछ नहीं निकलता, जस्ट एनर्जी है इन दोनों की। एनर्जी कहाँ से आई? क्योंकि इसका कुछ मास डिक्रीज हो गया और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए कहते हैं मास एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि इसका जितना मास कम हुआ उतना ही मास एनर्जी में कंजर्व हो गया। एनर्जी और मास दोनों को साथ लेके चलें तो कंजर्वेशन लॉ ओबे होता है, नहीं तो नहीं होता। अगर आप कहें कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ का मास और यहाँ का मास बराबर नहीं है, यहाँ की एनर्जी बराबर नहीं है, दोनों एक साथ बराबर हैं, इसलिए पार्टिकल लेवल पे मास एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा? ठीक है भाई, तो क्यू वैल्यू में हमारा तीसरा कंजर्वेशन लॉ बताया मैंने कैसे ओबे होता है। क्लियर? ठीक है भाई, अब क्यू वैल्यू पता लग गई। इसके बाद if Q is positive, energy is released and reaction is एक्सोर्जिक रिएक्शन। जब एनर्जी निकलती है तो रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोर्जिक, एक्सोर्जिक। इफ Q इज नेगेटिव, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है अगर क्यू नेगेटिव आता है, एंड रिएक्शन इज एंडोर्जिक, एंड जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन है एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो, तो एक्सोर्जिक एंडोर्जिक वही है जो केमिस्ट्री में पढ़ा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्यू नेगेटिव आता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसमें क्यू पॉजिटिव आता है, एनर्जी निकलती है। ठीक है भाई, क्यू वैल्यू के बारे में मुझे पता लग गया, न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने पढ़ी। अब देखा जाए कि न्यूक्लियस की रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये दो टाइप की होती हैं, या तो एक हैवी न्यूक्लियस टूटेगा दो छोटों में, या दो छोटे कंबाइन होकर एक बड़ा बनाएगा, और इनको नाम दे दिया गया न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी के अंदर है, नई चीज नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो टाइप्स की बात करें, न्यूक्लियर फिजन, ये जनरली इन दिस रिएक्शन अ हैवी न्यूक्लियाई split into two or more light nuclei with release of energy. Heavy nuclei generally mass number greater than 210. जनरली वो न्यूक्लियर जिनका मास नंबर 210 से ज़्यादा है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होंगे, क्योंकि हैवी है, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो टूटता है। फॉर एग्जांपल यूरेनियम 92-235 के ऊपर स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं, स्लो, फास्ट नहीं, तो ये टूट जाता है। बेरियम में
और क्रिप्टॉन में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, प्लस में एनर्जी निकलती है। ये जो एनर्जी है वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो Q वैल्यू ऑफ एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब एनर्जी रिलीज्ड, निकलती है अपने आप। तो हैवी न्यूक्लियस टूटता है 2 छोटों में। अगर आप चेक करो कंजर्वेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन चार्ज 92, टोटल कितना है 92। यहाँ पे चेक करो 6 और 6 12, 5 दिन 8 1 9, कंजर्व 236 नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, 2 और 1 3, 9 और 4 13, 2। ठीक है, 3 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 1, 3 एकम 3, कंजर्व हो गया। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस भी कंजर्व है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कंजर्व है, ये दोनों कंजर्व हैं। और एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, इसका कम है। इन दोनों के सम में से इसको माइनस करेंगे, वो मास डिफेक्ट आएगा। सी स्क्वायर से E इक्वल टू MC² होता है। सॉल्व करेंगे तो Q वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हमारे पास होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ना तो बोर्ड एग्जाम में और ना जेई वगैरह में यहाँ से कुछ ज़्यादा पूछ लेते, नाम आ जाता है। जनरली क्वेश्चन मेरा बनता है रिएक्शन के ऊपर, वो फॉलो करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूजन, एक बात और बता दूं, न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड है। न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ते हैं, वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसकी एनर्जी को, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी टाइप से न्यूक्लियर फ्यूजन जो रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली रिएक्शन सन के अंदर होती है ना। इन दिस रिएक्शन 2 लाइट न्यूक्लियाई generally A less than equal to 8 combine to form a heavy nuclei with release of energy. It is uncontrolled reaction. जनरली फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल है, न्यूक्लियर रिएक्टर एग्जाम्पल है। चेन रिएक्शन भी बनती है, कंट्रोल चेन रिएक्शन आप पढ़ सकते हैं बुक्स में, 10th में भी शायद आती थी, ये केमिस्ट्री में शायद पढ़ा हो। फिलहाल कोई यूज नहीं है इनका, इसलिए मैं ज़्यादा इनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सन के अंदर रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटोप ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम, 2 ड्यूटेरियम के एटम मिलते हैं और एक हीलियम बनाते हैं, 112 क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है, प्लस का है तो रिलीज्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 2 ड्यूटेरियम के एटम आपस में मिलेंगे तो ये एनर्जी आपकी बनती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे निकलती है। ठीक है बेटा, तो ये किसकी रिएक्शन है? फ्यूजन। 2 लाइट न्यूक्लियाई, A इक्वल टू कितना है? 2, 8 से कम है। समझ में आ रही बात? तो फ्यूजन का नाम पता होना चाहिए। फ्यूजन में 2 जुड़ते हैं, फ्यूजन में एक टूट के 2 से ज़्यादा बनते हैं, जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, अब बात आती है, सुनना ध्यान से। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट थे, राइट साइड में प्रोडक्ट थे। रिएक्टेंट का मास ज़्यादा था, इसका मास कम हो गया, इसका मास कम हो गया तो कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो गई। अगर मैं आपसे एनर्जी की बात करूं तो यहाँ का मास ज़्यादा था, यहाँ का मास कम हो गया तो एनर्जी यहाँ की ज़्यादा हो गई। ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखना। अब इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो न्यूमेरिकल 2 टाइप के होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में अलग होते हैं। अब तक का पीछे का एक्सपीरियंस देखा जाए तो बोर्ड के क्वेश्चन और जेई के क्वेश्चन में, बोर्ड के क्वेश्चन में मास डिफेक्ट की बात करते हैं, और जो जेई पूछती है ना वहाँ वो मास डिफेक्ट नहीं, मास ना देके सीधा एनर्जी देती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो देखते हैं। जेई ने 2014 में, 19 में, 17 में, 6 में कई क्वेश्चन पूछे हैं अलग अलग इसके ऊपर, और बोर्ड में भी कभी कभार आते रहते हैं, देखते हैं। तो पहले बोर्ड लेवल के क्वेश्चन। इन द रिएक्शन रेडियम है 88 है 226 है,
ठीक है। अल्फा डीके होता है, अल्फा डीके होता है तो हीलियम निकलता है, प्लस में Rn 86,222 बनता है, प्लस में Q। ये रिएक्शन आपको दे रखी है, मेरी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन है फाइंड Q वैल्यू एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपको दिया हुआ है और साथ में गिवन है मास ऑफ रेडियम 226 पॉइंट, रेडियम का मास दिया हुआ है आपको 0.02540 U एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ Rn 86,222 222.01750 ये आपको दिया हुआ है, और मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.00260। ठीक है जी, इस टाइप से ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये फिगर्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे। तो जनरली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ये रिएक्शन है, क्यू वैल्यू बताओ, मासेस दे रखे, तो मास की टर्म में मास डिफेक्ट आएगा। इनका मास, इसका मास ज़्यादा है इन दोनों से, क्योंकि इसका मास जब कम होगा तो वो काइनेटिक एनर्जी होगी इन दोनों की, और इसका मास काफ़ी कम है ना, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी इससे। रिकॉइल मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस है, हम चेक करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, पता लग जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ये सारी बातें पता लग गई। ठीक है, तो सबसे पहली बात डेल्टा एम मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या आएगा? मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ Rn माइनस मास ऑफ अल्फा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कितना है भाई? 226.02540 माइनस 222.01750 माइनस 4.002603। ये सारा सोल्व करेंगे एटॉमिक मास यूनिट में। सिंस 1U इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सीधा डेल्टा एम इसमें है तो 931.5 से मल्टीप्लाई करो। पीछे सिखाया था मैंने, जो हमने न्यूक्लियर शुरू किया, सीधा मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर वो एटॉमिक मास यूनिट में है तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, देखो तो डेल्टा एम, इसका अगर डिफरेंस करते हैं तो यहाँ सोल्व करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, मैं सीधा कर देता हूँ। ये आएगा 5.3 10⁻⁻3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इंटू 931.5, तो ये मेरे पास सोल्व करके आया 4.93 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? तो Q वैल्यू जो आई वो पॉजिटिव आई, इसका मतलब रिएक्शन में एनर्जी निकलेगी, रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आ गई? मेन मकसद मेरा क्या था? रिएक्शन में रेडियम इन दोनों में कन्वर्ट हुआ था, तो इसका मास ज़्यादा है, इसमें से ये दोनों घटा दो, डेल्टा एम, और वो U में है, 931 से मल्टीप्लाई करो, आपकी एनर्जी आ जाएगी। आ गया? ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा का फॉर्मूला था A-4/A, याद आ रहा? पीछे हमने इसको ड्राइव भी किया था। तो A कितना है मेन न्यूक्लियस का? 226 4.93, तो 222 बटे में 226 गुणा में 4.93, ये सोल्व करके मेरे पास आता है 4.84। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 4.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ, या निकालो ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Rn 4.93 माइनस 4.84 कितना आ गया? 0.07। तो आप देख पा रहे हैं अल्फा टोटल जो एनर्जी है Q वैल्यू इतनी है, उसमें से 90% से ज़्यादा तो अल्फा ले गया, 0.07, जस्ट 7%, हम कह सकते ना 7% कौन ले गया? रेडॉन, क्योंकि हैवी न्यूक्लियस है, रिकॉइल होगा, थोड़ा सा होगा, बाकी मोस्टली एनर्जी अल्फा पार्टिकल ले जाता है। अगर एग्जैक्ट निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो बड़ा ही आसान न्यूक्लियस, बड़ा ही आसान सवाल है, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, आपको सोल्व करना ना चाहिए। ठीक है भाई, ऐसा ये क्वेश्चन और देखते हैं जिसके अंदर मास चीज को चेंज करते हैं।
ठीक है, बात समझ में आ गई। देखिए ठीक है भाई, और देखते हैं एक सवाल। सपोज करो नियोन दिया हुआ है 1023, इसका बीटा डीके होता है, नियोन का बीटा डीके होता है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे राइट डाउन द इक्वेशन फॉर बीटा डीके, बीटा नेगेटिव डीके ऑफ नियोन एंड डिटरमाइन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखो अल्फा पार्टिकल फिर भी हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट पार्टिकल है, फिर भी आपने देखा कि 90% से ज़्यादा अल्फा पार्टिकल एनर्जी ले गया था। तो उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइट है, 99 में क्या ऑलमोस्ट 100% ये ले जाएगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या था, रिएक्शन बताओ। तो रिएक्शन क्या है, नियोन 1023 बीटा पार्टिकल प्लस में एंटी न्यूट्रिनो प्लस 1123 सोडियम बनेगा, प्लस में क्यू वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? प्लस में क्या आ जाएगी, क्यू वैल्यू। सॉल्व हो गया। यहाँ पे गिवन है मास ऑफ नियोन, नियोन का मास दे रखा है 22.99, 4466 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ सोडियम दिया हुआ है 22.97, 97.0 ये आपको दिया हुआ है। क्या मेरी बात आपके समझ में आ रही है? ठीक है भाई, तो मेरे पास ये सारा आ रहा है। ठीक है भाई, ये गिवन है। आपको पता है इसका मास ज़्यादा है, मास ऑफ नियोन ग्रेटर देन मास ऑफ सोडियम। ये ज़्यादा है तभी तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो डेल्टा एम क्या हो गया, मास ऑफ नियोन माइनस मास ऑफ सोडियम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास आपको तो बहुत हल्का पार्टिकल, नेग्लिजिबल, इसको छोड़ देंगे, यू में आएगा। इसको सोल्व करते हैं, मास ऑफ नियोन 22.99, 4466 माइनस 22.98, ये आ गया। तो डेल्टा एम अगर देखा जाए तो 0.0, इसको अगर सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास आता है 0.004696 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो Q वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.004696, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सीधा ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया 4.37। तो हमने सोल्व किया, Q वैल्यू ऑफ एनर्जी कितनी आई, 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल जो एनर्जी इस रिएक्शन की है तीनों पार्टिकल की, किसकी बेटा, तीनों पार्टिकल की, तो तीनों पार्टिकल की टोटल जो एनर्जी है वो इतनी है। ये हैवी न्यूक्लियस है, इसको छोड़ दो, इट कैरीज नेग्लिजिबल एनर्जी, बच गई टोटल एनर्जी इन दोनों के बीच में। तो याद है बीटा डीके पढ़ा था, या तो बीटा पार्टिकल सारी एनर्जी ले जा सकता है, या अगर कुछ ले जाता है तो बची हुई एंटी न्यूट्रॉन ले जाएगा। इसने पूछा ये, और इसका निकालने का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, तो हम यही मान के चलते हैं, इट कैरीज नेग्लिजिबल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी कैरीड बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 4.37 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे मास डिफेक्ट का फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब चलते हैं जेई की तरफ। किसकी तरफ, जेई की तरफ। जेई ने क्वेश्चन पूछा 2006 में। ठीक है, ये कह रहा है इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ लिथियम 37 and helium 24
are 5.60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो जो लिथियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो इतनी है, और जो हीलियम की है इतनी है। हीलियम की ज़्यादा है क्योंकि हीलियम स्टेबल है, ठीक है। देन इन द रिएक्शन है प्रोटॉन प्लस लिथियम 37 हीलियम 24, ये बन गई। इस रिएक्शन में प्लस में क्यू कोई सिंबल गिवन नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? प्लस में क्यू कोई सिंबल गिवन नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहली बात, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, मास डिफेक्ट की बात करते हैं। तो मास डिफेक्ट के लिए हमें इनका मासेज गिवन होना चाहिए था, मासेज गिवन नहीं है। मास गिवन नहीं है, एनर्जी की टर्म में है। उससे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन का मतलब एक न्यूक्लियन की एनर्जी है। लिथियम में कितने न्यूक्लियन है? 7। तो एक की एनर्जी को 7 से गुणा कर दें, इसकी एनर्जी आ गई। इसमें 4 है, 4 से गुणा कर दें, इसकी आ गई। बात समझ में आती है? ठीक है। इसका मास ज्यादा होता है, इसका मास कम होता है। इन केस ऑफ एनर्जी रिएक्टेंट, ये होते हैं रिएक्टेंट, ये होते हैं प्रोडक्ट, पता है ना। तो इन केस ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट हैज मोर एनर्जी देन रिएक्टेंट। याद कर लेना, इसी को समझ लो। इन केस ऑफ मासेज रिएक्टेंट हैज ग्रेटर मास देन प्रोडक्ट। मास की टर्म में इसका ज्यादा होता तभी एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ की एनर्जी ज्यादा है, तो राइट साइड की एनर्जी ज्यादा होती है। हमेशा ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये आता है, हम सॉल्यूशन करें। जब इसके ऊपर ये टकराएगा तो प्रोटॉन मस्ट कैरी सम एनर्जी, कुछ एनर्जी तो कैरी करेगा ना ये। तो मिनिमम की बात करें तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ लिथियम मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ हीलियम। और हीलियम के कितने हैं मॉलिक्यूल? 2। ठीक, तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन निकलना है प्लस एनर्जी ऑफ लिथियम। लिथियम की एनर्जी है 5.60 इनटू में एक न्यूक्लियन की है, कितने न्यूक्लियन है? 7, ट्वाइस ऑफ हीलियम में एक की एनर्जी कितनी है? 7.06। कितने हैं हीलियम के? 4। बात समझ आ गई। तो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन क्या आ गई? 4 दूनी 8, 8 6 48, 8 7 56, माइनस 7 से 7 6 42, 4 35 4 39। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो यह आ गया 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्रोटॉन की एनर्जी कितनी आ गई? 17.28 मेगा इलेक्ट्रॉन। मेरे ख्याल से थोड़ा सा माइंड यूज करने वाली चीजें तो हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, अदरवाइज कैलकुलेशन उससे आसान है। जो बोर्ड एग्जाम में हमारे मास डिफेक्ट के सवाल आते हैं उनके कंपैरिजन में ये ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा कि एक न्यूक्लियन की जगह जितने भी हैं मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ डबल क्यों किया? क्योंकि 2 दे रखे थे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। बढ़िया सवाल था, जेई ने 2006 में पूछा था और इजी था। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। क्यू वैल्यू नहीं पूछी यहाँ पे, अगर क्यू वैल्यू पूछी हो तो सब्ट्रैक्ट करते, क्यू है ही नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सारी चीज़ें याद नहीं रहती इसलिए मैंने इनको नोट कर लिया था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2017 में जेई ने पूछा 2 ड्यूट्रॉन्स अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन रिएक्शन हमने पढ़ी ना पीछे, नाम आता है बस।
न्यूक्लियर फ्यूजन टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है भाई। एनर्जी रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस इज, फाइंड आउट करनी है। ठीक है। गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, शॉर्टकट में लिख रहा हूं मैं, ऑफ, दो ड्यूट्रॉन दे रखे हैं, ड्यूट्रॉन की दे रखी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है हीलियम की, वो आपके पास है 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई। अब इस सवाल में क्या करें, देखो सबसे पहली बात, रिएक्शन क्या है, H12 प्लस में H12 हीलियम बन गया, प्लस में Q वैल्यू, हाँ या ना। ठीक है भाई, ये रिएक्शन है। अगर मास की बात करें, फिर बता रहा हूं, इसका ज़्यादा, इन दोनों के सम में से ये माइनस कर देंगे। बट अगर एनर्जी निकालनी है Q वैल्यू, तो ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ हीलियम माइनस एनर्जी ऑफ H12, लेकिन ये कितने हैं, 2। ठीक है। हीलियम की एनर्जी कितनी है, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7। कितने होते हैं हीलियम में न्यूक्लियन, 4। ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें कितने हैं, 2, न्यूक्लियन 2 हैं, लेकिन ड्यूट्रॉन के कितने, ड्यूट्रॉन कितने एटम हैं, 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो गया 7 चौक 28 माइनस 4.4, तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितनी आ गई, 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इजी सवाल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स का ध्यान रखो, मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी, कर सकते हैं। अभी लेटेस्ट 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था जेई ने इसके ऊपर। जेई जनरली ऐसे ही घुमा के पूछती है। जेई 2019 क्या क्वेश्चन था, फॉर द रिएक्शन नियोन 10-23 10-20, या सीधा ये दिया था नियोन 20 हीलियम 4-2, एटॉमिक नंबर गिवन ही नहीं है, कार्बन 12 ये दिया हुआ है गिवन। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ नियोन, हीलियम एंड कार्बन इज, नियोन की दे रखी है 8.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीलियम की 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कार्बन की दे रखी है 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड, ये लगा देता हूं मैं, एनर्जी रिलीज्ड। अब इस क्वेश्चन में पूछ लिया एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज का मतलब एनर्जी निकली तो मैंने क्यू डाल दिया। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज क्यू मान लेते हैं, तो क्यू कितना आएगा, एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस एनर्जी ऑफ कार्बन, इन दोनों का, क्योंकि प्रोडक्ट की ज़्यादा है, माइनस एनर्जी ऑफ नियोन। बात समझ में आती है? तो देखो भाई, हीलियम की क्या दे रखी है, पहला हीलियम है 8.03, हीलियम के एक न्यूक्लियन कितने न्यूक्लियन है, 4। मेरी बात समझ रहे हो, 4। लेकिन कितने हीलियम के एटम है, 2। भाई एक न्यूक्लियन की इतनी, 4 न्यूक्लियन है, मल्टीप्लाई कर दे, ये कितने एटम है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, बात समझ में आ गई। माइनस कार्बन की एनर्जी कितनी है, 7.07, एक न्यूक्लियन के कितने हैं, 12, माइनस नियोन की कितनी है, 1 मिनट रुको, कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़। हीलियम तो सेकंड है ना, 7.07, 4 गुणा 2, ये ऐसे आएगा, प्लस कार्बन की लास्ट में 7.86 गुणा 12, माइनस नियोन की है 8.03 इंटू 20। फिर से देखो, एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम की ये 7.07, एक
कितने हैं 4 मल्टीप्लाई, कितने एटम है 2 हो गया। कार्बन, कार्बन कितनी 7.86, कितने हैं 12 क्योंकि एक न्यूक्लियन की है। 8.03 नियोन के एक न्यूक्लियन की है, कितने हैं 20 मल्टीप्लाई कर दो। इसको अगर सोल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है देखो 8 56 56 प्लस 12 6 72 7 12 8 96 और 7 103 10 12 7 84 और 10 94 माइनस 2 3 6 0 2 8 16। अरे बोलो, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया 160, ये हो गया 94, 9 और 5 14 150। इसको हम सोल्व करते हैं -9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ देखो Q इज नेगेटिव मीन्स एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड बट एब्जॉर्ब्ड। एनर्जी यहाँ पे निकलेगी नहीं, एब्जॉर्ब होगी ये रिएक्शन होने के लिए। मतलब इस रिएक्शन को अगर होना है तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। नेगेटिव आने का मतलब यहाँ की एनर्जी ज़्यादा नहीं है, इसको देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हो भाई, यहाँ की ज़्यादा यहाँ की कम, तभी तो नेगेटिव आ रहा है। हमने इसमें से ये माइनस किया तो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ये एनर्जी दे नहीं रहा, ले रहा है, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इस रिएक्शन में मिनिमम। सो मिनिमम ऑफ 9.72 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड। 4 ऑप्शन मिलेंगे, चारों में से एक आंसर आपका होगा। मेरे ख्याल से रिएक्शन मिलेगी, बाइंडिंग एनर्जी मिलेगी। सॉल्व करो, समझ में आ गया होगा। एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी जितने न्यूक्लियन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। एटम देख लेना कितने हैं, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उल्टा मास इफेक्ट से उल्टा। तो मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में कम, जेई ज़्यादा पूछती है इस टाइप के क्वेश्चन, नीट में आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो फ्यूजन का बेसिक पता होना चाहिए, वो होता क्या है, ज़्यादा इनके चक्रों में नहीं पड़ना। न्यूमेरिकल्स कहाँ से बनते हैं उसमें हमारा फोकस अच्छे से होना चाहिए नीट और जेई के लिए। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा एटम न्यूक्लियर की यूनिट खत्म होती है। बड़े अच्छे से आपने पढ़ी होगी। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखिए, सब कुछ कवर किया गया। थ्योरी का हर डेरिवेशन, कंसेप्चुअल, बोर्ड एग्जाम्स के लिए फुल लेक्चर है, और जेई और नीट के लिए भी आपको कंप्लीट प्रॉब्लम्स और थ्योरी सब कुछ मिलेगा आपको। जस्ट प्रैक्टिस बचेगी और वो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो बने रहिए। आपका अपना चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइसेज। नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट कीजिए, बने रहिए। आपका अपना चैनल फिजिक्स क्लासेज। थैंक यू।